सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में हमने इसको डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी चारों स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर जिसमें 5 कार्बन होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस जिसमें कि मैंने एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन बताया था। डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल हो जाता है इसकी जगह पे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जब हम आए थे तो हमने ये देखा था कि ये जो बैकबोन होती है, बाहर वाली लेयर जो मैंने ये कर रही हूँ मैं, ये शुगर की और फॉस्फेट की बनी हुई है, जबकि जो अंदर वाली लेयर है वो नाइट्रोजनस बेसिस की बनी है। और ये 2 लेयर या 2 स्ट्रैंड इनको बोलेंगे, वो हाइड्रोजन बेसिस से, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में हमने इनको कॉइल कर दिया था, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखी थी। उसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मैंने आपको पूरा सेल बना के क्रोमोसोम से लेके डीएनए तक कैसा दिखता है वो समझाया था। अब हमारा आज का टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। इससे पहले जो भी हमने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड में, उसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो नोट्स के थ्रू भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने पढ़े होंगे ना नोट्स, तो अगर हिंदी, इंग्लिश में कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। फिर हम लोग आज का टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड वो स्टार्ट कर देंगे। सब कुछ क्लियर है सबको? एंड ऑफ द लेक्चर आई विल आस्क द क्वेश्चंस, तो इसलिए आप पहले पूछ ले, वरना मैं तो पूछूंगी आप लोगों से। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स से। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के टाइप, जैसे कि हम शुरुआत से बात करते आ रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स 2 टाइप के होते हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सभी प्रकार के हों, प्लांट्स हो, माइक्रोब्स हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो, सभी में आपको डीएनए और आरएनए नाम के 2 न्यूक्लिक एसिड पाए जाएंगे। पहला न्यूक्लिक एसिड है आपका डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, या हिंदी में बोले तो न्यूक्लिक अम्ल, जिसको हम बोलते हैं डीएनए। डीएनए हमेशा तो नहीं, जनरली 90% टाइम पे डबल स्ट्रैंडेड होता है। जैसे कि हमने पिछले स्ट्रक्चर में देखा था कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यही था कि एडेनिन जो हमारा नाइट्रोजन बेस था, वो थाइमिन से जुड़ा हुआ था। गुआनिन जो था वो साइटोसिन से जुड़ा हुआ था। तो इस तरीके से डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ-साथ चलती है, जो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। पहला पॉइंट। हेलिकल। हेलिकल का मतलब है हेलिक्स की फॉर्म में होता है। कोई भी चीज इस तरीके से घुमावदार हो, कुंडलित अवस्था, हिंदी में हम बोलेंगे उसको कुंडलन, पाया जाता है या हेलिकल होते हैं। ठीक है। Polymers of deoxyribonucleotides found in the nucleus of the cell। ये बात भी हम पहले कर चुके हैं कि न्यूक्लिक एसिड चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है या न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है। अब ये बोल रहा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो जैसे कि हमने शुरुआत से देखा कि डीएनए की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है वो होती है न्यूक्लियोटाइड, है ना। न्यूक्लियोटाइड, और ये न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलके बना हुआ है, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस। ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पे वही पहले वाली चीजें हैं सारी कि डबल स्ट्रैंडेड है, कुंडलित अवस्था में है और न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ पॉलीमर है। ठीक है। उसके बाद ये केंद्रक में पाया जाता है। फंक्शन की बात करें तो स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक सूचनाओं को या आनुवंशिक गुणों को एक संतति से दूसरी संतति या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है। ये डीएनए हो गया मोटा मोटा, इसको हम और एलोबरेट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में।
इस फ्लो चार्ट में आपको आरएनए, पहला तो ये मेन है, दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा आरएनए। आरएनए बिल्कुल डीएनए जैसा है, स्ट्रक्चर में वही 3 चीजें इसमें पाई जाएगी, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजनस बेसिस, जो कि हमारे पास थे ATCG और U। ठीक है, दिक्कत यहाँ पर केवल 2 चीजों में आती है, एक तो शुगर यहाँ पर राइबोज पाई जाती है, जबकि यहाँ पर डीऑक्सी राइबोज पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन अणु की क्या होती है, कमी होती है शुगर के अंदर, जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन जो बेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर तो पाया जाता है थाइमिन, जबकि आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल। ये 2 बड़े अंतर आरएनए और डीएनए में हैं। अगर हम तीसरे अंतर की तरफ चलें तो जनरली डीएनए डबल स्ट्रैंडेड पाया जाता है, जबकि जो हमारा आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी पाया जाता है। दूसरा, ये हेलिक्स की फॉर्म में होता है डीएनए, और आरएनए जरूरी नहीं है कि हेलिक्स की फॉर्म में पाया जाए, ये नॉन हेलिकल फॉर्म में भी पाया जाता है, नॉन हेलिकल होता है। पॉलीमर्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, जैसे कि ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स थे, यहाँ पर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। सिंपल सी बात है, अगर शुगर पेंटोज शुगर राइबोज शुगर है तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या कहलाएंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहलाएंगे। न्यूक्लियस में पाया जाएगा और साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है। कोई भी एक बच्चा ये बताएगा कि साइटोप्लाज्म में कहाँ पाया जाता है आरएनए, केंद्रक में तो मिलता ही है, लेकिन साइटोप्लाज्म में कहाँ मिलता है? नीरज, लोकेश, हरिओम, बताओ बेटा। हेलो मैम, ये केंद्रक के बीच में नहीं होता पर ये केंद्रक में नहीं मिले, मतलब केंद्रक में भी मिलता है, लेकिन केंद्रक के अलावा साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में कहाँ पाया जाता है? ये मैंने कोशिका बना दी, कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उसमें तो मिल ही रहा है, लेकिन ये जो कोशिका द्रव्य है, केंद्रक के बाहर वाला जो द्रव्य है, इसमें कहाँ पाया जाएगा आरएनए? ये पाया जाता है केंद्रिका में। ठीक है, केंद्रिका, केंद्रक के अलावा एक छोटा और पार्ट होता है केंद्रिका, उसमें आरएनए पाया जाता है। यानी आरएनए 2 जगह पाया जाता है, एक तो केंद्रक में है ना, और एक न्यूक्लियोलस जिसको हम बोलते हैं केंद्रिका। ठीक है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों में पाया जाता है। फंक्शन क्या है? टू ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे डीएनए का काम है उसी तरीके से आरएनए का भी काम है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में पहुंचाना और प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेना। ये कैसे होगा ये मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आप ये ध्यान रखो, हमारे पास 2 न्यूक्लिक एसिड है डीएनए और आरएनए, उसमें 3 बड़े अंतर है या 4 बड़े अंतर है। पहला अंतर उन दोनों की शर्कराओं में अंतर है ना, दूसरा अंतर उनके नाइट्रोजनस बेसिस में अंतर है, या थाइमिन है वहाँ यूरेसिल है। तीसरा अंतर उनकी संरचना में अंतर है कि ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। चौथा अंतर है कि डीएनए हेलिकल फॉर्म में पाया जाता है, जबकि आरएनए नॉन हेलिकल फॉर्म में भी पाया जाता है। पांचवा अंतर ये है कि डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, जबकि आरएनए न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस यानी केंद्रक और केंद्रिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है,
इनके कार्य समान है। ये भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। देखो, डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जबकि आरएनए ट्रांसफर करने में भी सहायक होता है। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज मुझसे पूछे। मैम, आपने ना इन दोनों में डिफरेंट बताया था, तो दो और क्या बताए थे? एक तो आपने बताया था ये डीएनए हेलिकल और आरएनए नहीं होता, इसके अलावा देखो और क्या बताया था? देखो, दिख ही रहा है ना बेटा, जो जो लिखा है वही। देखो, दोनों PSN यानी कि फॉस्फेट शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस दोनों में है। इधर भी दिख रहे हैं और इधर भी दिख रहे हैं, मैम है ना? तो शुगर में अंतर, पहला तो यहाँ डीऑक्सीराइबोस शुगर है, यहाँ डीऑक्सीराइबोस शुगर है, और यहाँ पर राइबोस शुगर है। राइट। ठीक है खुशी? जी मैम। है ना? यहाँ एक ऑक्सीजन की कमी है, ये देखो, डीऑक्सीराइबोस, यहाँ राइबोस शुगर। ठीक, एक अंतर तो ये। फॉस्फेट में कोई अंतर नहीं होता, फॉस्फेट तो सेम होता है दोनों में, फॉस्फेट से फॉस्फेट कट गया, ये अंतर हो गया एक। दूसरा अंतर है नाइट्रोजनस बेसिस, थाइमीन है यहाँ पे और यहाँ यूरेसिल है, ये दूसरा अंतर हो गया। हो गए दो अंतर। थाइमीन और ये यूरेसिल कैसे हुए मतलब? बेटा, अपन ने परसों के दिन जब अपनी क्लास थी, तब अपन ने 4 बेसिस नहीं पढ़े थे, नाइट्रोजनस बेसिस, ATCG। हाँ मैम, पढ़े थे। ये फिर आपने ही बताया था, ए का कॉम्प्लीमेंट्री T होता है ना? C का कॉम्प्लीमेंट्री जी G मैम। होता है ना? ऐसे जोड़े बनते हैं ये। लेकिन ये तो डीएनए की बात यस। है, ये वाली जो बात मैंने लिखी है ये है डीएनए की। अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, क्या होगा ए का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ? सी को कौन रिप्लेस कर रहा है डीएनए में, आरएनए जी में? कर रहा है। नहीं, जी कर रहा है। नहीं, मैम। बताओ आरएनए में क्या होगा टी की मैम जगह? यही तो पूछ रही हूँ मैं बेटा, यही तो बता रही हूँ अंतर। ये आरएनए है, 4 दोनों में नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। ठीक है, तो ATGC ये डीएनए की बात है, लेकिन आरएनए में GC तो सेम होता है, लेकिन टी की जगह पर क्या आ जाता है? यू। यूरेसिल। यही तो बात कर रहे हैं, इसमें कहाँ कंफ्यूजन हो रहे हो बेटा? बहुत सिंपल सिंपल सी बात कर रहे हैं हम तो, कि हमारे पास टोटल मिला के 5 बेस है। कितने? 5 हो गए ना? 1 2 3 4 और 5 हुए। कॉम्बिनेशन जब हमने बनाए तो 3 कॉम्बिनेशन बने, एक UGC और AT। चलो कॉम्बिनेशन को भी छोड़ो, डीएनए में AT और GC मिलता है, जबकि आरएनए में AU और GC मिलता है। अब ठीक है, अब क्लियर हो गया? हाँ मैम। हाँ मैम, खुशी? हो गया अब। है ना? अब ये दो अंतर मिल गए। एक तो नाइट्रोजनस बेस वाला भी मैंने क्लियर किया, यहाँ थाइमीन था, वहाँ यूरेसिल। अब ठीक है, फिर इसके बाद मैंने बताया डीएनए डबल स्टैंडर्ड है और ये आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, लिखा हुआ दिख रहा है। यस मैम। उसके बाद डीएनए कुंडलित अवस्था में पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेलिकल, जबकि आरएनए सीधा सीधा पाया जाता है ऐसे स्ट्रैंड्स की फॉर्म में, कुंडलित नहीं होता। ठीक है, उसके बाद ये केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, जबकि आरएनए केंद्रक और केंद्रिका दोनों में पाया जाता है। आप लोगों को मैं एक असाइनमेंट देती हूँ, क्वेश्चन लिखो आप लोग कॉपी में, क्वेश्चन लिखिए आप लोग कॉपी में।
लिख रहे हैं, आवाज आ रही है मैम मेरी? एक मिनट रुक जाओ। हम्म। सभी बच्चों को ये असाइनमेंट करके कल गूगल क्लासरूम पे डालना है। सभी बच्चों को ये असाइनमेंट करके गूगल क्लासरूम पे डालना है और मैं सबका देखूंगी। क्वेश्चन लिखिए। आरएनए तथा डीएनए में आरएनए तथा डीएनए में 10 अंतर समझाइए। आरएनए तथा डीएनए में 10 अंतर समझाइए। लिख लिया मैम। दूसरा क्वेश्चन लिखो। डीएनए की वाटसन तथा क्रिक द्वारा दी गई डीएनए की वाटसन तथा क्रिक द्वारा दी गई संरचना का चित्र बनाइए। नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं समझ के। जरूरी नहीं है मैंने जो बताया वही आप इसमें से इधर उधर से देख के लिखो। आप और भी गूगल पे ढूंढ के जैसा भी आपको लगता है, जिस भी बच्चे का असाइनमेंट अच्छा होगा उसको मैं मार्क्स दूंगी। ये 10 नंबर का असाइनमेंट है आपका। ठीक है? ठीक है मैम। अच्छा फोटो बनाना है बढ़िया, उसका शानदार 3D डायग्राम जैसा डीएनए का, उसको कलरफुल बनाना है, उसको नेमिंग करनी है, उस पे कितना कितना उसका स्ट्रक्चर होता है। आपको गूगल पे बहुत सारे मिल जाएंगे इमेजेस डीएनए के, तो जो सबसे अच्छा वो आपको बनाना है। प्लस डीएनए और आरएनए में 10 कम से कम, ज्यादा भी लिख सकते हो लेकिन कम से कम 10 अंतर आपको ढूंढने हैं। ठीक है? इससे क्या होगा, आप ढूंढोगे आपको याद रहेंगे। 5-6 तो मैंने यही बता दिया आपको, और भी मिल जाएंगे। ओके खुशी? जी मैम। हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जिसको इंग्लिश में, जिसको हिंदी में, जिसको जिसमें अच्छा लगे उसमें लिखो। लैंग्वेज कोई दिक्कत नहीं लैंग्वेज की। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। डीएनए आरएनए में अंतर समझ लिया। अब हम चलेंगे कि आरएनए जो है उसको हमने आगे और डिवाइड किया है 3 टाइप्स में। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि आरएनए 3 प्रकार का दिखाई दे रहा है यहाँ। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए को हम टीआरएनए भी बोलते हैं। मैसेंजर आरएनए सॉरी एमआरएनए भी बोलते हैं। मैसेंजर आरएनए को हम एमआरएनए भी बोलते हैं। राइबोसोमल आरएनए को हम आरआरएनए भी बोलते हैं। ट्रांसफर आरएनए को हम टीआरएनए और या फिर सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं। ये तीनों अलग अलग तरीके के आरएनए हैं। आपके सिलेबस में तो है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को ज्यादा लोड नहीं दूंगी। इन आरएनए को मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाऊंगी ताकि आप धीरे धीरे इस चीज को समझें। डीएनए आरएनए समझ लिया आपने। अब आरएनए में भी 3 प्रकार के हैं। मैसेंजर आरएनए फंक्शन बता देती हूँ आपको। इसका काम जो है मैसेज पहुंचाने का काम है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ सेलेक्टेड रीजन ऑफ डीएनए। डीएनए का कॉपी होता है ये। इट कैरी जेनेटिक मैसेज। ये कौन सा मैसेज ले जाने का काम करता है? आपसे अगर कोई पूछे कि ऑप्शन आ जाए आपके पास तीनों आरएनए का, और आपसे पूछे कि निम्न में से कौन सा आरएनए आनुवंशिक सूचना केंद्रक से कोशिका द्रव्य में पहुंचाता है या फिर प्रोटीन सिंथेसिस में टेम्पलेट के तौर पे काम करता है, तो आप लिखोगे एमआरएनए। क्या लिखोगे? एमआरएनए। क्वेश्चन लिखो आप, ताकि यहीं पे इसको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन लिखो।
आरएनए का कौन सा प्रकार आरएनए का कौन सा प्रकार आनुवंशिक सूचनाओं को केंद्रक से कोशिका द्रव्य में पहुंचाता है? इसका आंसर लिखेंगे आप mRNA या मैसेंजर आरएनए। ठीक है, लिख लिया? लिख लिया खुशी? मैम केंद्रक के बाद में क्या है? केंद्रक से कोशिका द्रव्य में पहुंचाता है। हो गया? हो गया मैम। सबने लिख लिया? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आरएनए का कौन सा प्रकार प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का कौन सा प्रकार प्रोटीन संश्लेषण में टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है? लिखा? लिख लिया मैम। इसका आंसर भी मैसेंजर आरएनए। हो गया ये दोनों क्वेश्चन? हाँ मैम। चलो अब आ जाओ आरएनए पर। ये दो क्वेश्चन फ्री कर दिया हमने, ये दो क्वेश्चन फिक्स हो गए mRNA से। अब आरएनए या राइबोसोमल आरएनए। देखो मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, आप बायोलॉजी से, आप खुशी बायोलॉजी से हो? या मैथ से हो? कौन से सब्जेक्ट से हो तुम? खुशी कछावा? हेलो हेलो, हाँ मैम। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी बेटा? आ रही है मैम। शायद उसे नहीं आ रही है। चलो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि राइबोसोमल आरएनए क्या होता है। राइबोसोमल आरएनए का मतलब है जो हमारे कोशिका में राइबोसोम पाए जाते हैं ना, जैसे केंद्रक होता है, राइबोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो जो राइबोसोम है वो राइबोसोम जिन आरएनए से बने हुए होते हैं उन्हें हम राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, या फिर ऐसा बोलते हैं कि राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम बनाने का काम करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। कार्य, आरएनए along with protein form राइबोसोम। देखो लिखा है ना, आरएनए जो है प्रोटीन के साथ मिलके क्या बनाते हैं? राइबोसोम बनाते हैं, जहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इसको ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप एक क्वेश्चन लिख लो इस पे। लिखो आरएनए का कौन सा प्रकार आरएनए का कौन सा प्रकार प्रोटीन्स के साथ मिलकर राइबोसोम बनाता है? इसका आंसर क्या होगा? राइबोसोमल आरएनए मैम। राइबोसोमल आरएनए लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में, या नेक्स्ट टाइप है ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए। टीआरएनए का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में
अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने का। जैसा इसका नाम है वैसा ही काम होता है, तीनों के जैसे नाम है वैसे ही इनके काम है। मैसेंजर आरएनए जेनेटिक मैसेज पहुंचाने का काम करेगा, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम बनाने का काम करेगा, और ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड के ट्रांसफर का काम करेगा। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म से लेकर के प्रोटीन सिंथेसिस की साइट पे। तो लिखो आरएनए का कौन सा प्रकार, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आरएनए का कौन सा प्रकार अमाइनो एसिड के ट्रांसफर का, ऐसे लिखो, आरएनए का कौन सा प्रकार प्रोटीन संश्लेषण में अमाइनो एसिड ट्रांसफर की प्रक्रिया, अमाइनो एसिड ट्रांसफर की प्रक्रिया करता है। इसका आंसर क्या होगा? टीआरएनए। टीआरएनए। ठीक है, ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है, जितना आपको बताया जा रहा है उतना क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बस अपने आप मैम टीआरएनए की फुल फॉर्म क्या है? लिखा है ना बेटा, ट्रांसफर आरएनए। ये देखो, अगर आपसे तीनों नाम लिखे हुए हैं, अगर आपसे बोल दियो कि टीआरएनए का, टीआरएनए की जगह अगर मैं सॉल्युबल आरएनए समझ लिख दूं तो भी आप समझना कि मैंने क्या पूछा है, टीआरएनए पूछा है, ट्रांसफर आरएनए, हाँ मैम। आरआरएनए, एमआरएनए। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर की, डीएनए वर्सेस आरएनए, जो कि मैं बार बार बता चुकी हूँ आपको, फिर भी एक बार बता देती हूँ कि राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैव सेकंड OH, यहाँ पर एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है आरएनए में। ये आरएनए लिखा हुआ है, आरएनए में एक ऑक्सीजन की वृद्धि रहती है या एक ऑक्सीजन ज्यादा रहता है, जबकि डीएनए में एक ऑक्सीजन की कमी रहती है। ये देखो, एक ऑक्सीजन यहाँ कम दिखाई दे रहा है आपको, है ना, जिसकी हम पीछे बात कर चुके हैं। ये आपका पेंटोज शुगर है, ये फॉस्फोरिक अम्ल, या ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए डीएनए का, न्यूक्लियोटाइड का। ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है पूरा। ठीक है, पेंटोज शुगर, पहले नंबर कार्बन, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4 और 5। तो 5वें नंबर पे तो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, PO4 ग्रुप। आराम आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो PO4 अगर ऐसे लिख दूं मैं, PO4, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको फैला के लिख दिया। P में 4 ऑक्सीजन अणु जुड़े हुए हैं, और ये PO4 ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन नंबर 5 से। समझ में आई बात? और कार्बन नंबर 1 से कौन जुड़े हुए हैं? प्यूरिन और पिरिमिडिन बेसिस, यानी कि या तो यहाँ पर A हो जाएगा, या T हो सकता है, या G हो सकता है, या C हो सकता है, और अगर RNA हुआ तो यहाँ पर T की जगह पर क्या हो जाएगा? U हो सकता है। यू। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। हरिओम बोल रहा है, तो खुशी तुम बताओ। यस मैम, आ गया। मुझे बोल के समझा के बताओ, ये स्ट्रक्चर जैसे मैंने समझाई, ये क्या है स्ट्रक्चर में? ये जो PO4 है, ये ना मतलब आपने ये मतलब पूरा खोल के लिख दिया है इसको। इसके ना चारों तरफ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, और जो 5 नंबर का कार्बन है वो, ये पूरा जो मैंने, ये देखो ये सर्कल ये पूरा बनाया है ना, ये कराई लाइनिंग, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, 1 2 3 चीजें जुड़ी हुई है, ये पूरे को हम क्या कहेंगे खुशी? पूरे को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। बताया था ना,
शुरू से ही तो मैं यही बात बोल रही हूँ कि एक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक पेंटोज शुगर होती है और नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं जो कि 2 प्रकार के होते हैं, है ना? जी मैम। तो ये पूरा क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड। ये पूरा किसका स्ट्रक्चर है? अगर मैं आपको एग्जाम में बोल दूं कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, तो आप ये बनाओगे, बस यहाँ पे ऑक्सीजन हटा दोगे। अगर राइबो न्यूक्लियोटाइड बनोगी तो आप ऑक्सीजन को वापस से बना दोगे। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? जब तक आपको समझ में नहीं आएगी मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगी। हाँ बोलो। ये जो स्ट्रक्चर बनाना है ये पूरा बनाना है क्या? जैसे ये जो पी है इसके चारों तरफ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। इसको आप बेटा PO4 भी लिख सकते हो। ये देखो ना, PO4, और ये बना सकते हो आप 5 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5 कार्बन वाला शुगर ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ ATCG लिख देना कि A जुड़ा है कि T जुड़ा है कि G जुड़ा है। बस पेंटोज शुगर की आपको स्ट्रक्चर याद रखनी है। PO4 पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 से जुड़ा हुआ है, और ये जो ATCG या पिरिमिडिन जो बेसिस है वो कार्बन नंबर 1 से जुड़े हुए हैं। सिंपल, ऐसा तो कर सकते हैं ना अपन। जी मैम। बस आपको पेंटोज शुगर की स्ट्रक्चर लर्न करनी है, वो भी मैं आपको नहीं दूंगी अभी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इस चीज को कि ये न्यूक्लियोटाइड है पूरा, यानी कि ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक DNA बनाते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? DNA की बेसिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड से जुड़ के DNA बनता है, और एक न्यूक्लियोटाइड इन तीनों से मिलके बनता है, फॉस्फेट, पेंटोज और पिरिमिडिन या प्यूरिन बेसिस। अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बता दो बेटा, क्योंकि आप अगर अपनी कॉम्प्लेक्शन मतलब चीजों को अंदर रखोगे ना तो आपके लिए ही दिक्कत करेगा। मैं आपको ज्यादा भी नहीं समझा रही हूँ कि मैंने बहुत हाई फाई आपको छोड़ दिया है। ये बेसिक स्ट्रक्चर ही चल रही है अभी DNA की, जिसको मैं शुरू से लेके यही बात बोल रही हूँ कि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट होता है, पेंटोज शुगर होती है और प्यूरिन पिरिमिडिन बेसिस होते हैं। पूछो खुशी, कोई डाउट हो तो मत रखो बेटा, मैं समझाऊंगी। 10 बार पूछोगे 10 बार समझाऊंगी। नीरज, चंद्रशेखर, मैम एक बार ये समझाओ। हाँ बोलो। ये स्ट्रक्चर बनी हुई ना, एक बार इसको दोबारा से समझाओ। देखो, DNA तो समझती हो ना तुम? हाँ। DNA समझती हो बिल्कुल। अब DNA मान लो आपका घर है, अब घर बनाने के लिए या कोई इमारत बनाने के लिए क्या चाहिए होती है? चीजें चाहिए होती है, ईंट पत्थर वगैरह चाहिए। हाँ। ईंट पत्थर, तो आप ये ईंट पत्थर समझ लो कि DNA एक इमारत है और ये ईंट पत्थर है। इसको मान लो ईंट है, इसको मान लो सीमेंट है, और इसको मान लो रेत है। ईंट पत्थर और रेत, जिस प्रकार से एक इमारत ईंट पत्थर और रेत से बनी है, उसी प्रकार से हमारा DNA 3 चीजों से बना है, फॉस्फेट, पेंटोज शुगर और पिरिमिडिन या प्यूरिन बेसिस। पिरिमिडिन और प्यूरिन बेसिस कितने अपने पास में? 5। अगर DNA की बात करें तो 4, और RNA की बात करें तो भी 4, क्योंकि DNA में तो थाइमिन आ जाता है और RNA में यूरेसिल आ जाता है ना? पहला अंतर तो ये बताया था ना अभी आपको, DNA RNA में अंतर बताया था जब मैंने। जी मैम। और इनकी शुगर में भी अंतर था कि जब RNA की शुगर में तो एक ऑक्सीजन ज्यादा होती है और DNA में एक ऑक्सीजन कम होती है। ये राइबो न्यूक्लियोटाइड है और ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है। डीऑक्सी का मतलब है एक ऑक्सीजन माइनस है यहाँ पर। सिंपल। ये पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है। पेंटोज का मतलब ऐसी शुगर जिसमें 5 कार्बन हो। 5 कार्बन दिख रहे हैं आपको, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। 5 कार्बन वाली शुगर है ये। उसके बाद आ जाता है फॉस्फेट ग्रुप, तो ये तो सिंपल सा है बेचारा, ये तो कुछ भी नहीं बोल रहा, ये तो RNA और DNA में दोनों में एक जैसा ही रहता है, और इसको आप खोलो मत, ऐसे ही लिख दो PO4।
कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब नो बताओ। मैम, हाँ, अब मैम आ गया समझ। आ गया ना समझ में? अब ये इजी सा समझो इस चीज को, ज्यादा लोड मत लो। 3 चीजें, जैसे कि मैंने बताया कि डीएनए पूरा 3 चीजों से मिलके बना है, आपस में जैसे भी जुड़े हुए हों। तो अगर आपसे पूछे कि पेंटोज के 5 कार्बन पे तो 5वें कार्बन पे तो पेंटो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, और पहले कार्बन पे कौन जुड़ा है? नाइट्रोजन बेसिस, जिसको हम बोलते हैं पिरिमिडिन या प्यूरिन, है ना? देख लो पोजीशन। अब क्वेश्चन लिखो इस पे आप। मैं आगे पढ़ाऊंगी नहीं जब तक ये क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन लिखो। डीएनए की संरचना में डीएनए की संरचना में मूलभूत तत्व लिखिए। लिखो इसका आंसर और मुझे बताओ क्या लिखा है। मैम मैम आगे क्या निकला है? डीएनए की संरचना में मूलभूत तत्व। लिखिए। लिख लिया? आंसर लिख लिया? बताओ आंसर, एक एक करके बताओ, जिससे पूछो वही बताएगा। लोकेश बताओ क्या आंसर लिखा? लोकेश, हेलो हेलो। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, नीरज, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस मैम। हाँ नीरज, लोकेश बताओ बेटा, आंसर क्या लिखा तुमने इसका क्वेश्चन का? तुम बताओ हरिओम। हरिओम, हेलो, आवाज आ रही है? खुशी, हेलो, जी मैम। आवाज आ रही है बेटा? बताओ इसका आंसर। मैम मैंने तो लिखा है फास्फेट, हम्म, पेंटोज शर्करा वेरी गुड। और नाइट्रोजनस क्षार। बिल्कुल बढ़िया। और ठीक है, ये तीनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। डीएनए की संरचना में, एक मिनट ऐसे लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलके बना होता है? एक न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलके बना हुआ होता है?
आंसर लिखो इसका। आता है आंसर? आंसर याद है इसका? नीरज, हरिओम, एक न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलके बना हुआ होता है? मैं ये फॉस्फोरिक अम्ल, पेंटोस और शुगर न्यूक्लिक एसिड और नाइट्रोजनस क्षार से मिलकर बना होता है। इसका भी आंसर वही होगा जो ऊपर लिखा आपने, ठीक है? जी मैम। फॉस्फेट, फॉस्फेरिक अम्ल, कुछ भी बोले एक ही बात है। उसके बाद पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है? मैम न्यूक्लिक अम्ल भी इन तीनों से बनता है ना? हाँ, न्यूक्लिक अम्ल भी तो, न्यूक्लिक अम्ल तो है डीएनए और आरएनए। भाई न्यूक्लिक अम्ल जो है आपका वो दो प्रकार के हैं, डीएनए और आरएनए, तो वही तो पढ़ रहे हैं हम। हाँ मैम। एक ही बात हुई है ना? अब मैम लिखो, न्यूक्लियोसाइड की संरचना में क्या क्या होता है? यही क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम के, इससे ज्यादा क्वेश्चन मैं पूछूंगी भी नहीं, लेकिन बात जो है वो समझ में आनी चाहिए। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। न्यूक्लियोसाइड की संरचना में क्या क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड, पहले टाइड था अब साइड है। हाँ, क्या क्या नहीं होता नहीं है न्यूक्लियोसाइड की संरचना में? मैम, नाइट्रोजनी क्षार और और नाइट्रोजनी नहीं आ रहा। नाइट्रोजनी क्षार और मैम एक एस से पता नहीं क्या नाम था। शुगर, पेंटोस शुगर। हाँ जी, हाँ मैम। बस इसमें क्या नहीं होता, फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता, न्यूक्लियोटाइड जैसा ही है, लेकिन इसमें हम फॉस्फेट ग्रुप को हटा देते हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ मैम। हाँ, इनमें दोनों में, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में केवल फॉस्फेट ग्रुप का अंतर होता है। अब लिखो क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप कौन से फॉस्फेट ग्रुप पेंटोस शर्करा के पेंटोस शर्करा के पेंटोस शर्करा के कौन से कार्बन पर जुड़ा होता है? क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? यस मैम। आगे समझ में क्या पूछ रही हूँ मैं? जी मैम। तो आंसर लिखो, आंसर बताओ। मैम 5 कार्बन। 5 नंबर कार्बन पे लिख लो, कार्बन नंबर 5 पे जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, न्यूक्लियोटाइड की संरचना में पेंटोस न्यूक्लियोटाइड की संरचना में, फिर से बोलियो एक बार,
नाइट्रोजिनस बेसिस या नाइट्रोजिनस क्षार मैम एक बार रिपीट करना। न्यूक्लियोटाइड की संरचना में नाइट्रोजिनस क्षार पेंटोज शुगर के कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ होता है? क्या बोल मैम, ये न्यूक्लियोटाइड की संरचना में नाइट्रोजिनस क्षार। न्यूक्लियोटाइड, साइड नहीं बोला मैंने, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की संरचना में नाइट्रोजिनस क्षार पेंटोज शर्करा के कौन से कार्बन पर जुड़ा होता है? लिख लिया? लिख लिया मैम। खुशी लिख लिया? जी मैम। आंसर बताओ इसका। मैम इसका आंसर तो पहले कार्बन पे ही आएगा। हाँ, कार्बन नंबर 1। ठीक है? यस मैम। अब ये देखो, अपन बार बार पढ़ रहे हैं नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस पढ़ रहे हैं ना, बार बार मैं बोल रही हूँ ATCG। दो प्रकार के होते हैं नाइट्रोजिनस बेस, एक तो होता है आपका पिरिमिडिन और एक होता है प्यूरिन। प्यूरिन दो होते हैं, ये देखो, एक तो होता है एडिनिन और गुआनिन, और पिरिमिडिन आपके 3 होते हैं, साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमीन थाइमिन और यूरेसिल। और यूरेसिल। दिख रहा है आपको? यस मैम। खुशी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैम एक बार और बताओ। देखो, अपन बार बार नाइट्रोजिनस बेसिस की बात कर रहे थे ना, ये वाले, ये नाइट्रोजिनस बेस लिखे हैं ना, प्यूरिन और यस मैम। पिरामिडिन, इसकी स्ट्रक्चर है ये। नाइट्रोजिनस बेसिस या न्यूक्लियोटाइड बेसिस इनको बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पिरिमिडिन और प्यूरिन। ठीक है? प्यूरिन में भी दो हैं, एडिनिन और गुआनिन, जिसको हम A और G से जानते हैं, और पायरिमिडिन में 3 है, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। थाइमीन डीएनए में पाया जाता है, लिखा हुआ है देखो, जबकि यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। देख लो इसको आराम से, कोई जल्दी नहीं है। स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करनी है, बट एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजिनस बेसिस कितने होते हैं। 5 है हमारे पास, 1 2 3 4 5। और अगर प्रकारों की बात करें तो 2 होते हैं। तो क्वेश्चन लिख लो आप, क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आएगा। नाइट्रोजिनस क्षार के नाइट्रोजिनस क्षार के कितने प्रकार होते हैं? उनके नाम लिखिए। बताओ हरिओम, कितने प्रकार होते हैं? मैम 5 होते हैं। प्रकार 2 होते हैं। यही तो अंतर है क्वेश्चन पूछने में। प्रकार तो 2 ही है बेटा, टाइप्स तो 2 ही हैं, है हाँ ना? मैम, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन लिख लो। नाइट्रोजिनस क्षार के 2 प्रकार होते हैं, पिरिमिडिन और प्यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। डीएनए तथा आरएनए में कुल कितने, डीएनए तथा आरएनए में
कुल कितने नाइट्रोजिनस क्षार होते हैं, उनके नाम लिखिए। डीएनए तथा आरएनए में कुल कितने क्षार होते हैं, उनके नाम लिखिए। बताओ खुशी, क्या आंसर है इसका? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन और यूरेसिल। कितने हो गए? 5। 5। थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखो। मैम 1 मिनट रुकना। आरएनए में कौन सा पिरिमिडिन पाया जाता है? आरएनए में कौन कौन से पिरिमिडिन पाए जाते हैं, ये पूछ रही हूं मैं। आरएनए में कौन कौन से पिरिमिडिन क्षार पाए जाते हैं? लिख लो फटाफट, आंसर बताओ इसका मुझे। मैम यूरेसिल और साइटोसिन। वेरी गुड। आरएनए में यूरेसिल और साइटोसिन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बहुत है आज के लिए। हाँ मैम। अब ये क्वेश्चन लिखे हैं ना, इनको स्टडी करना। मैं ज्यादा भी नहीं पढ़ाई आज, मैंने आपको 3 ही स्लाइड पढ़ाई है। देखो आज हमने 1, 2 और 3 स्लाइड पढ़ी है बस, इसमें से इतने सारे क्वेश्चन बन गए। तो अपने को भागना नहीं है, जो चीज पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ना है। समझ में आ रही है मेरी बात? और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाँ मैम। कि आप मुझसे बिल्कुल भी मत डरो कि मैडम डांटेगी, बार बार पूछेंगे या मैडम को बुरा लगेगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ। आप जितना पूछोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चा मेरे से समझ रहा है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश की भी दिक्कत हो या कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी नहीं आता हो, तो भी हमें समझना है चीज को, बस तभी हम आगे बढ़ेंगे। बिना समझे आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। खुशी, समझ में आया बेटा? जी मैम। ठीक है। रितिका, आप क्लास में नहीं थे, अभी आपने ज्वाइन किया, क्या हुआ बेटा? मैम एक्चुअली वो हेडेक हो रहा था तो इस वजह से, और अभी थोड़ा ठीक हुआ तो इसलिए मैं। कोई दिक्कत नहीं है, चलो, है ना। तो ये जो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखाए हैं, रितिका आप अपने जो खुशी या इनमें से किसी से ये क्वेश्चंस ले यस लेना। मैम। ठीक है, और मैंने एक असाइनमेंट दिया है 2 क्वेश्चन का, और सभी स्टूडेंट्स को वो असाइनमेंट करके कल तक गूगल क्लासरूम पे डाल देना है। यस मैम। गूगल क्लासरूम पे डाल देना है। अभी इसके बाद भी 3 से 4 मेरी क्लास है प्रैक्टिकल की, तो मैं प्रैक्टिकल आपको बता देती हूँ। आपको प्रैक्टिकल करना है। अपन ने कहाँ तक कर ली थी प्रैक्टिकल? मैम शुगर्स तक हो गया था जो आपने दिया था। शुगर, ये क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया था, है ना? यस मैम। प्रैक्टिकल, यस मैम, प्रैक्टिकल नंबर 3 हो गया था, उसके बाद 4th करना है आज। हाँ, अब आपको प्रैक्टिकल नंबर 4 करना है। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, जैसे खुशी है और भी कोई नए बच्चे जुड़े हैं, तो पुरानी बच्चों से कॉपी का स्क्रीनशॉट या पीडीएफ मंगा के और कॉपी में कर ले, और नहीं तो किसी से भी मांगने की जरूरत नहीं है। गूगल क्लासरूम पे प्रैक्टिकल 1 से लेके अभी तक सब कुछ डला हुआ है। ठीक है खुशी? फिर एक दिन ऐसा आएगा तब मैं आप लोगों से पूछूंगी कि किसने का कितना कितना काम किया, और उनकी फाइल चेक करूंगी मैं। मैम क्या करना है? फाइल ये बनाना है प्रैक्टिकल? हाँ, प्रैक्टिकल बनाने, प्रैक्टिकल डले हुए हैं गूगल क्लासरूम पे। एक बार ये रितिका से समझ लेना, है ना? रितिका ओके समझा मैम। देना खुशी को। यस मैम।
प्रैक्टिकल नंबर 1 2 3 दोनों डले हुए तीनों। अब अपना प्रैक्टिकल नंबर है 4 और प्रैक्टिकल नंबर 4 में आपका है क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को हम टेस्ट करेंगे। मैं आज प्रैक्टिकल डाल दूंगी गूगल क्लासरूम पे। अभी थोड़ा सा इलेबोरेट कर देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, इनहाइड्रीन टेस्ट करते हैं हम अमाइनो एसिड को टेस्ट करने के लिए कि आपको कोई भी सब्सटेंस दे दिया है या कोई चीज दे दी है और आपको बोला है कि आप इसमें अमाइनो एसिड को ढूंढो, तो उसके लिए हम निनहाइड्रीन टेस्ट करते हैं। निनहाइड्रीन टेस्ट में हमको अल्फा एल अमाइनो एसिड को ढूंढना होता है। ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, अमाइनो एसिड को डिटेक्ट करना है। तो ये पूरा आपको इसका ऑब्जेक्टिव लिखना है। कैन बी यूज टू, मैंने इसको वर्ड फॉर्म में ले लिया है, मैं आपको शेयर कर दूंगी। इसका ऑब्जेक्टिव लिखना है। प्रैक्टिकल थिंग है, पर्पल कलर देता है इसमें। अगर पर्पल कलर आता है आपका निनहाइड्रीन डालने पर तो यानी आपका पॉजिटिव रिजल्ट है, यानी उसमें अमाइनो एसिड है। और अगर येलो कलर आता है तो उसमें अमाइनो एसिड नहीं है। ठीक है। प्रिंसिपल यहाँ पर निनहाइड्रीन हम यूज करते हैं। निनहाइड्रीन जो है वो अपना काम करता है और अमाइनो एसिड को डिटेक्ट करवाने में हमारी हेल्प करता है। ये पूरा प्रिंसिपल लिखना है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर नहीं बनानी। ये पूरा प्रिंसिपल ही आपका। उसके बाद में यहाँ पर आपका मेथड आ जाता है। प्लेस 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, जो आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें 2 ड्रॉप निनहाइड्रीन की डालनी है। मिक्सचर को बॉईल करना है वाटर बाथ में 2 मिनट के लिए, फिर उसको ठंडा होने देना है और उसका कलर देखना है। बिल्कुल सिंपल सा प्रैक्टिकल है। कोई सोल्यूशन आपको दे दिया और पूछा इसमें अमाइनो एसिड है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, उस सोल्यूशन का 1 ml लोगे और निनहाइड्रीन की 2 बूंदे उसमें डाल के देखोगे, गर्म करोगे, ठंडा होने दोगे और उसके बाद देखोगे कि कलर बदला या नहीं। कलर बदलकर पर्पल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका अमाइनो एसिड है। और अगर नहीं, येलो कलर ही रहा तो उसका मतलब अमाइनो एसिड नहीं है। इस टाइप से आपको एक रिजल्ट की ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है। ये आपको ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन और प्रोलीन, ये क्या है तीनों, कौन बताएगा? ये तीनों क्या है, किनके नाम है? हरिओम, ये तीनों किसके नाम लिखे हुए हैं यहाँ? किसे डिटेक्ट कर रहे हैं हम लोग? रितिका? मैम अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के नाम है ना बेटा, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, प्रोलीन। इनमें मैं निनहाइड्रीन डाल डाल के देखूंगी और ये तीनों अमीनो एसिड है तो मुझे पर्पल कलर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से Yes, आपको ये ma'am. करना है। बहुत सिंपल है। ये देखिए, मैं आपको स्क्रीन भी शेयर कर रही हूँ, 1 मिनट रुकिए। मैंने इसको वर्ड में ले लिया है। ये देखिए, आपको वर्ड फाइल दिखाई दे रही होगी। ये आपका वर्ड का प्रैक्टिकल हो जाएगा इस तरीके से और आप इसको कॉपी में एज इट इज कर लेंगे। ये निनहाइड्रीन प्रिंसिपल आपका हो गया। यहाँ से मैं अभी इसको गूगल क्लासरूम पे डाल देती हूँ। यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ पर आ जाएगी। और 1 मिनट, ये निनहाइड्रीन, ये यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रिकॉशन। ये लास्ट वाला जो लिखा है वो है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन क्या क्या लेने हुए होते हैं आपको, तो
तो ये जो मैं बोल्ड कर रही हूँ, इनको इसी टाइप से लिखना है, अंडरलाइन करके आपको। ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर मैंने निन हाइड्रीन टेस्ट नहीं लिखा है, आप यहाँ निन हाइड्रीन टेस्ट लिखोगे। ये अमाइनो एसिड को टेस्ट करने के बहुत सारे और भी टेस्ट है, लेकिन हम लोगों ने ये सिंपल सा टेस्ट चूज किया है जिसमें हमें कुछ नहीं करना। निनहाइड्रीन को सोल्यूशन हमको अपने दिए गए सॉल्यूशन में मिला के और चेक करना है। ठीक है, इस तरीके से ये कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? हेलो, यस मैम, कर लेंगे। ठीक है, ये मैं अभी आपको गूगल क्लासरूम पे आपको ट्रांसफर कर देती हूँ। बस ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट। यस मैम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ट्यूब ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन ऐसे बनानी है रिजल्ट और डिस्कशन में। ले लिया? यस मैम। ठीक है, इसको आपको कॉपी में कर लेना है, प्रैक्टिकल नंबर 4 को। यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है। ऑब्जर्वेशन टेबल जो होती है रिजल्ट का पार्ट होती है, तो यहाँ मैं रिजल्ट लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट हो गया। अब किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो बेटा। मैम वैसे मुझे करना क्या है?